स्टार्ट। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। दोस्तों हाइजेनबर्ग की अप्रोच जो थी, एटम को तो किसी ने देखा नहीं है, नो वन हैज सॉ द एटम, बट स्पेक्ट्रा को सभी ने देखा है। तो स्पेक्ट्रा की एनालिसिस के आधार पे उन्होंने एटम का मॉडल देने की कोशिश की। एटम का मॉडल का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मॉडल देने की कोशिश की, लेकिन स्पेक्ट्रा के आधार पर जो एक मॉडल जो दिया गया वो था सबसे पहले बोर मॉडल। और जो बोर मॉडल था वो ये था कि MVR इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कुछ स्पेशल कांस्टेंट से NH/2π। हम एटम के अंदर नहीं देखें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास m, वेलोसिटी v और r ये कांस्टेंट हैं और ये इस तरह से दिए जाते हैं। किसी पर्टिकुलर n के लिए r भी फिक्स हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर n बराबर 1, 2, 3 के लिए अगर 1 ले लें तो r भी फिक्स हो जाएगा। और अगर ये फिक्स हो गया तो फिर mv या मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटा फिक्स हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एक क्लासिकल पार्टिकुलर मास भी अगर फिक्स कर दें हम, तो फिर इसकी वेलोसिटी भी फिक्स हो जाएगी। और वेलोसिटी फिक्स तभी होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तभी फिक्स होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में है वो, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल रहेगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अपनी एनर्जी मैक्सवेल रेडिएशन के अनुसार, मैक्सवेल का जो रेडिएशन है उससे लगातार एनर्जी लूज करेगा, लगातार एनर्जी लूज करेगा। लेकिन बोर साहब ने कहा कि जब भी एंगुलर मोमेंटा h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा तो वो रेडिएशन लूज नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की पिक्चर को, जो MVR को, हमको इस प्लानेट के रूप में देखना ही नहीं चाहिए। हमको मैथमेटिकली ही पिक्चर देखनी चाहिए। मैथमेटिकली ये देखनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को कैसे पता कि वो बोर ऑर्बिट में है कि कोई एक जनरल रदरफोर्ड ऑर्बिट में है ना। कहने का मतलब ये है कि मैक्सवेल रेडिएशन को भी अगर हम किसी तरह से एकोमोडेट करना चाहें ताकि एटम स्टेबल हो जाए और ये बोर मॉडल का कोई सेंस निकल आए, MVR इक्वल टू NH/2π का अगर हम सेंस निकालना चाहते हैं तो हमको फिक्स रेडियाई से नहीं चलना चाहिए। तो कहोगे फिर क्या बात हुई? मतलब ये बात हुई कि ये जो R है ये कहीं ना कहीं जो है वो एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, या कहें एक मीन वैल्यू है। क्या है ये? मीन वैल्यू है। प्लस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी फिक्स नहीं है, ना R फिक्स है, ना V फिक्स है, ना M फिक्स है। ये तीनों चीज में कोई भी फिक्स नहीं है, बस इनका कॉम्बिनेशन फिक्स है, इनका कॉम्बिनेशन फिक्स है। और अगर R को आप फिक्स भी करना चाहते हो तो R की एक मीन वैल्यू फिक्स है, तब MV फिक्स हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा कैमरामैन?
एनवी फिक्स हो एमवी जाएगा। मोमेंटम फिक्स हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। हम्म, और आर अगर मीन वैल्यू है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मीन वैल्यू पे ऑसिलेट कर रहा है। मॉडल के सिंप्लिसिटी के लिए अगर न्यूक्लियस यहाँ पर हम बीच में दिखाएं, या यहीं पे आ जाइए, इस पन्ने को थोड़ा दूर से दिखाइएगा। अगर न्यूक्लियस बीच में दिखाएं तो इलेक्ट्रॉन जो है इस मीन वैल्यू पर ये जो आर है इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट। और ये जो डिस्टेंस है ये आर है, मीन वैल्यू आर है। लेकिन एसिलेटिंग कंडीशन तब भी बनी है, चाहे वो सर्कुल में रहा हो चाहे ऑसिलेट कर रहा हो मीन वैल्यू में, ऑसिलेशन है। तो इसका मतलब है कि रेडिएशन, मैक्सवेल रेडिएशन जो है उससे आप बच नहीं सकते हैं। तो इसका एक ही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस मीन वैल्यू के अराउंड ऑसिलेट तो कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं स्प्रेड के साथ है। मतलब जो भी रेडिएशन इस बीच वो रिलीज कर रहा है वो रेडिएशन कहीं ना कहीं स्पेस में ही एब्जॉर्ब हो जा रही है, स्पेस में ही एब्जॉर्ब हो जा रही है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर पा रहा है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड के रूप में है। इलेक्ट्रॉन अगर एक क्लाउड के रूप में है और मीन वैल्यू आर है, उसके अराउंड ऑसिलेशंस है और क्लाउड भी है, और यहाँ पर मास और वेलोसिटी उसी हिसाब से दोनों का वैल्यू फिक्स है प्रोडक्ट, लेकिन ना मास फिक्स है ना वेलोसिटी फिक्स है। दैट मीन्स जो पिक्चर इमर्ज होती है वो ये इमर्ज होती है कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल नहीं बल्कि वो एक स्प्रेड है। वो क्या है? एक स्प्रेड है। और यह जो स्प्रेड है इसका टोटल मास जो है वो बदल रहा है, और ये स्प्रेड का जो वेलोसिटी जो कुछ भी होगी, अगर इस स्प्रेड में एक पार्टिकल हम बड़ा मान ले जो पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सके और पूरे क्लाउड को, रिप्रेजेंटेटिव क्लाउड को भी रिप्रेजेंट कर सके, तो मास जो होगा वो पार्टिकल में भी होगा और क्लाउड में भी होगा, और ये मास फिक्स नहीं रहेगा और वेलोसिटी भी ये भी फिक्स नहीं रहेगी। ठीक है? कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कहाँ कर रहा है? न्यूक्लियस के बाहर। आप तो कहोगे यार इसको तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, न्यूक्लियस तो हमेशा अगर एक सिंगल पार्टिकल होता तो खींच लेगा अपनी तरफ। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का या क्लाउड कहीं ना कहीं अपनी ही फील्ड में, इलेक्ट्रॉन फील्ड में, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव फील्ड में ही ये क्लाउड और पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। दैट इज इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है और उसका मास भी चेंज हो रहा है और वो अपनी फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सेल्फ इंटरेक्शन में है। इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन एज अ क्लाउड दोनों ही कहीं ना कहीं एक एंटाइटी हैं। ये दोनों एक एंटाइटी हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक स्प्रेड के साथ डील कर रहे हैं
और इसी स्प्रेड में लगातार मास भी बदल रहा है, और अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल हो तो उसकी वेलोसिटी भी बदलेगी। दैट इज, अगर मास बदल रहा है और वो अपनी ही नेगेटिव फील्ड में इंटरेक्ट कर रहा है तो E बराबर mc²। एटम के मॉडल में हिडन कॉन्सेप्ट है, क्वांटम फिजिक्स के मॉडल में हिडन कॉन्सेप्ट है, जहां मास एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। फेमन साहब या स्टैंडर्ड मॉडल की ही बात अगर करें तो फील्ड ही सब कुछ है। ये न्यूक्लियस की फील्ड है, तो ये फॉर एग्जांपल 1 डायमेंशन में हम दिखा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की फील्ड है। अभी मास उस कुछ नहीं है, लेकिन नेगेटिव फील्ड है। और इसी फील्ड के एक्साइटेशन में कोई अगर एक मास एक पॉइंट पे आता है तो और पॉइंट पे क्यों नहीं आएगा? नेगेटिव मास अगर यहाँ आएगा तो और पॉइंट में आ सकता है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन। लेकिन अगर हम सबसे बड़े पार्टिकल पे ही अपना फोकस कर रहे हैं और उसको ही पार्टिकल कह रहे हैं अपना, और क्लाउड को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये जो फील्ड है, ये फील्ड जिसका एक एक्साइटेशन, एक पार्टिकल यहाँ मास m दिख रहा है सबसे अधिक, तो यहाँ पर इसका स्प्रेड बहुत कम है, स्प्रेड बहुत कम है, डेल्टा x बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है उसमें फील्ड का ये रीजन बाकी रीजन से अलग है। इलेक्ट्रॉन फील्ड को अगर हम इस फील्ड का भी ही प्रोडक्ट माने, इलेक्ट्रॉन फील्ड का, जिसको EF का ही अगर हम डिस्टर्बेंस माने, किसको? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल प्लस क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन फील्ड का डिस्टर्बेंस पार्टिकल प्लस क्लाउड को है, और क्लाउड अगर बहुत कम है तो पार्टिकल में स्प्रेड बहुत कम है, पोजीशन में वेरी लेस है, स्प्रेड काफ़ी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में फील्ड स्पेशल प्रॉपर्टीज है। जहाँ स्प्रेड कम है यहाँ पर फील्ड एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फील्ड चूंकि हर जगह है इसलिए रीजन में ये सारी फील्डें में जो स्प्रेड है, जो फील्ड का नेचर है, यहाँ बिल्कुल अलग है, और यहाँ पे जो नेचर है, यहाँ पे भी नेचर फील्ड का जो है वो अलग अलग है। दैट इज, इलेक्ट्रॉन फील्ड का अगर हम फंक्शन देखें, इलेक्ट्रॉन फील्ड का अगर हम नेचर देखें पोजीशन के रिस्पेक्ट में, मतलब इस इलेक्ट्रॉन फील्ड को अगर हम पोजीशन के रूप में फंक्शन देखें तो ये जो फील्ड है, ये जो फंक्शन है, काफ़ी कहीं ना कहीं ये जो फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और मतलब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है काफ़ी, और नेचर बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन फील्ड का नेचर बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन जैसा कि ये पार्टिकल मूव करेगा, इसका क्लाउड मूव करेगा, सिस्टम चेंज होगा, तो फिर अगर इसी फील्ड में अगर स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाए या हर जगह स्प्रेड हो जाए, या कहिए कि एक तरह से पार्टिकल जो एक मेन पार्टिकल है अपनी आइडेंटिटी ही पूरी तरह से खो दिया है, तो अब स्प्रेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं क्लाउड हर जगह लगभग है और ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन फील्ड जो है, इलेक्ट्रॉन फील्ड जो उसका फंक्शन है
वो बहुत ज़्यादा नेचर अलग नहीं है, बहुत ज़्यादा नेचर अलग नहीं है। उस फंक्शन को, उसके फंक्शन को हर एक पोजीशन पे उस फंक्शन को हम, इस फील्ड के फंक्शन को हम सिंपल कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिंपल कर्व मतलब हम केवल एक फ्रीक्वेंसी के सहारे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फंक्शन को हम केवल एक फ्रीक्वेंसी के सहारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फंक्शन को हम मान लीजिए साइन ओमेगा एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फील्ड फंक्शन को एक फ्रीक्वेंसी से। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन पे, चूँकि फील्ड का नेचर लगभग एक जैसा है, क्योंकि हर जगह पार्टिकल है, लेकिन यहाँ पर जो स्प्रेड है वो काफ़ी फैल गया है, तो डेल्टा एक्स जो हो जाएगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और ओमेगा में जो स्प्रेड है, इसका मतलब ओमेगा में स्प्रेड डाउन हो जाएगा। तो जब भी स्प्रेड पार्टिकल ज़्यादा फैला रहेगा तो स्प्रेड ज़्यादा रहेगा, लेकिन फील्ड के फंक्शन को हम ओमेगा में स्प्रेड कम का मतलब क्या है कि इसका जब लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो ओमेगा में जो स्प्रेड लेंगे अलग अलग सिग्मा लेंगे तो ओमेगा में ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, तो मतलब अनसर्टेनिटी इन और ओमेगा पे ही डिपेंड करेगा मोमेंटम। तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो है, अगर ये ज़्यादा है, स्प्रेड ज़्यादा है, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डाउन होगी, क्योंकि एक सिंपल कर्व या ओमेगा में ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और इनके साथ साइन और एक्स जोड़ दें, तो जो फंक्शन है वो साइन ओमेगा 1 एक्स प्लस साइन ओमेगा एक्स किसी पॉइंट एक्स पर आपको समय के साथ एक फंक्शन और चीज़ दे सकते हैं। दैट इज हम स्प्रेड के साथ डील करें। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि पोजीशन में स्प्रेड कम है, डेल्टा एक्स पे स्प्रेड कम है, तो यहाँ फील्ड का नेचर जो है यहाँ स्पेशल है, तो जाहिर सी बात है और दूसरे जगह भी अलग होंगे। तो फील्ड का फंक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, फील्ड का फंक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ये फील्ड का फंक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हमको कॉम्प्लेक्स फंक्शन को, अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन फील्ड के फंक्शन को, जो एक्स और टी का फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं जो समुएशन लेंगे साइन ओमेगा एक्स टी का, यहाँ जहाँ ओमेगा कहीं ना कहीं अलग अलग होगा, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी हर समुएशन में, तो ओमेगा में जो स्प्रेड रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो जब भी डेल्टा एक्स लो होगा, मतलब स्प्रेड क्लाउड का कम होगा, तो जाहिर सी बात है डेल्टा पी, क्योंकि ओमेगा में स्प्रेड ज़्यादा हो गया है फंक्शन को डिफाइन करते समय, तो डेल्टा पी का स्प्रेड ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी स्प्रेड कम रहेगा तो फील्ड का नेचर अलग अलग पॉइंटों पर अगर हम फील्ड को फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ ओमेगा 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ ओमेगा 3 होगी। लेकिन अगर मास फैला हुआ है तो अलग अलग रीजन में हूबहू जो फ्रीक्वेंसीज हैं ओमेगा, यहाँ भी लगभग
ज़्यादा अंतर नहीं होगा, वो भी ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसीज में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर हम सिंगल फ्रीक्वेंसी से एक रीजन को यहाँ रिप्रेजेंट करें ओमेगा 1, तो यहाँ पे ओमेगा 2 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यहाँ से ओमेगा 3 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर एक सिंगल ओमेगा फंक्शन से, सिंगल साइन ओमेगा इंटू टी से अगर रीजन को बांट दें, तो कई सारे ओमेगास कई सारे रीजन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तभी एक स्पेशल फंक्शन यहाँ पे आएगा और वहाँ मास बनेगा। लेकिन अगर क्या बोलते हैं हर जगह मास है, तो फील्ड का नेचर भी लगभग एक जैसा है। तो जो ओमेगा, अगर हम सिंगल ओमेगा से फंक्शन को रिप्रेजेंट करें फील्ड के फंक्शन को इस रीजन में, तो बगल वाले ओमेगा में जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो ज़्यादा अंतर नहीं रहेगी, मतलब ओमेगा में वेरिएशन ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि स्प्रेड ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए मोमेंटम में जो वेरिएशन आएगा, अगर पोजीशन में वेरिएशन कम है, तो मोमेंटम कई ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है, चूँकि इस पूरे मास और पूरे सिस्टम का, उसके मीजर्ड वैल्यू में, क्योंकि अब पता नहीं कौन सा ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 वास्तव में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इनका कौन सा, तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग, अगर एक सिंगल ओमेगा लें तो उसको अलग अलग रीजन में अलग अलग फील्ड के मोमेंटा, और उसमें मास भी है, तो फील्ड के मोमेंटा अलग अलग बनेंगे। लेकिन अगर मास फैला हुआ है तो फील्ड का नेचर हर जगह एक है, हर जगह नेचर अगर एक है, तो ओमेगा में ज़्यादा स्प्रेड जो है वो लेना नहीं पड़ेगा, और जो फंक्शन बनेगा वो एक्चुअली में, तो ओमेगा में जब स्प्रेड ज़्यादा नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो फंक्शन बनाएंगे हम फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, डेल्टा ओमेगा में स्प्रेड कम है, तो जो अलग अलग ओमेगाज लेंगे एक्स एंड टी के साथ फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, वो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मोमेंटा जो रहेगा, आपको मोमेंटा में जो वैल्यू मिलेगी, चूँकि ओमेगा के अगल बगल स्प्रेड ज़्यादा है नहीं, तो आपको मोमेंटा जो है वो करेक्टली मिलना भी चाहिए। और यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है ओमेगा में, तो ओमेगा में काफ़ी डिफरेंस है, स्प्रेड है, और ये नेचुरल स्प्रेड है, ये रियल स्प्रेड है, एक्चुअली में फील्ड में रियल स्प्रेड है, तभी यहाँ स्पेशल नेचर पे डेल्टा एक्स पे स्प्रेड डाउन होगा। तो यहाँ पर ओमेगा में स्प्रेड ज़्यादा है, इसलिए मोमेंटा में अनसर्टेनिटी जो है वो ज़्यादा है। दरअसल हम स्प्रेड के साथ डील कर रहे हैं, और यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2। अगर पार्टिकल में स्प्रेड कम है, पॉइंट पार्टिकल है, तो फील्ड का नेचर बहुत ज़्यादा वेरी करेगा, तो ओमेगा अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग, तो ओमेगा में स्प्रेड अधिक रहेगा, और ओमेगा में स्प्रेड अगर अधिक रहेगा तो मोमेंटा में अनसर्टेनिटी, फिर वो कौन सा ओमेगा है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। और अगर स्प्रेड अधिक है तो हर जगह फील्ड का नेचर लगभग एक है, कम स्प्रेड से हम फंक्शन को फूरियर ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। लेकिन मोर ओवर
हर जगह ओमेगा वही है, तो मोमेंटा जो होगा वो उसमें ज़्यादा एरर आपको मिलेगी नहीं, और इसी मीन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग एक मोमेंटा में वेरिएशन आपको कम मिल जाएगा। ठीक है। और अगर हम एनर्जी को अगर पार्टिकल और फील्ड को अलग अलग मान ले, जैसे ये न्यूक्लियस है और फील्ड अलग है और पार्टिकल बिल्कुल अलग है, अगर अलग अलग मान ले, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया कि टोटल सिस्टम की एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस p²/2m होगी। और यहाँ पर जो टोटल ये जो पार्टिकल का मोमेंटा होगा, और अगर इस पार्टिकल को ही देखें तो इसका मोमेंटा जो है वो चेंज होगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कभी ज़्यादा रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कभी कम हो जाएगी फील्ड की। जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मोमेंटा जो है पूरे सिस्टम का वो तो पीटी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पार्टिकल का मोमेंटा और फील्ड का मोमेंटा बदलता रहेगा। और अगर इसकी वेव पिक्चर ले लेंगे, और वेव पिक्चर में क्या होता है कि मोमेंटा टोटल होता है और एनर्जी भी फिक्स है। एनर्जी तो चलिए फिक्स है, चाहे क्लासिकल लीजिए चाहे वेव लीजिए, लेकिन वेव पिक्चर में टोटल मोमेंटा है। और इसी वेव पिक्चर में जब हम मोमेंटम ऑपरेटर से ऑपरेट करेंगे तो टोटल मोमेंटा मिलेगा, और इसको क्लासिकल पिक्चर के साथ अगर मिक्स करना चाहेंगे तो दोनों तरफ अगर साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि E इंटू साई इक्वल टू UX इंटू साई प्लस P/2M P इंटू साई। लेकिन यहाँ पर ये टोटल मोमेंटा है, कांस्टेंट है, और क्लासिकल पिक्चर में पार्टिकल का मोमेंटा ये चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो करना चाहते हैं, ऑपरेटर लाना चाहते हैं ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाएँ, वो नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम एक सिंगल पार्टिकल के साथ नहीं डील कर रहे हैं, बल्कि पार्टिकल और जो उसका क्लाउड है, इस पार्टिकल और उसका फील्ड जो है, पार्टिकल और फील्ड एक एंटाइटी हैं, और कहीं ना कहीं पार्टिकल और फील्ड का टोटल मोमेंटा फिक्स है, टोटल एनर्जी फिक्स है। और अगर बोर मॉडल और बोर पोस्टुलेट से हम जहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं कि और मैक्सवेल के रेडिएशन को भी अकाउंट करना है, तो इसका मतलब है कि हम एक स्प्रेड के साथ डील कर रहे हैं, और मास और फील्ड दोनों आपस में मोमेंटा कंटिन्यूसली एक्सचेंज कर रहे हैं डायनेमिक्स में, E बराबर mc स्क्वायर से। और यही हिडन वेरिएबल है जो आइंस्टीन साहब बताना चाहते हैं। और प्रोबेबिलिटी के सेंस में चूंकि हमारी आदत है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन एज अ सिंगल पार्टिकल ही अब तक मिलता आया है, तो इसलिए इस रियल क्लाउड को, इस रियल फिजिकल फिनोमिना के जो संकेत मिल रहे हैं, वो हम जब सिंगल पार्टिकल, इस रियल क्लाउड को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में समझते हैं, और हम प्रोबेबिलिटीज में बात करते हैं। जबकि क्लाउड का एक एक पॉइंट, चाहे बड़ा पार्टिकल हो चाहे छोटा पार्टिकल हो, एक एक पॉइंट हर जगह एकदम, जैसे पेनरोज साहब बताते हैं कि एक सैंड की तरह डिफाइंड है फिजिक्स ना। तो रियलिटी एक है जो भी रहेगी जिस भी समय। क्लाउड में एक एक पार्टिकल हर एक समय वो डिफाइंड है, लेकिन मास एनर्जी कन्वर्जन जो है, जो डायनेमिक है, वो पार्टिकल के मास को फील्ड में, फील्ड के मास को पार्टिकल को इस तरह से बदलता रहता है कि
हम हम्म, कभी भी पार्टिकल और उसके क्लाउड को अलग नहीं कर पाते या पार्टिकल को फील्ड से अलग नहीं कर पाते, और इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल और अपने अंदर फील्ड और पार्टिकल दोनों का मोमेंटम, मास भी है और फील्ड भी है, दोनों एक तरह से ब्लर पिक्चर देता है कि ना वो वेव है ना पार्टिकल है, या दोनों है, जैसा बोर साहब कहते हैं। भाई जो दिखता है उसी को तो इंटरप्रीट किया जाएगा, हम तो देखे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो हिडन वेरिएबल है वो E बराबर mc स्क्वायर है, और वास्तव में कहीं ना कहीं जो है वो हम इसी E बराबर mc स्क्वायर और स्प्रिट के साथ डील कर रहे हैं। ऑफ कोर्स चूंकि अभी पार्टिकल एसिलेटर्स में इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सका है, इसलिए जो क्लाउड पिक्चर है उसको प्रोबेबिलिटीज की तरह या मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन की तरह हम वो ट्रीट करते हैं। लेकिन साई को, जैसा कि हमने अपने मॉडल के जरिए रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, कि भले ही मास बदल रहा हो, भले ही पार्टिकल और उसके क्लाउड का मास बदल रहा हो, भले ही उसकी अगर पार्टिकल की वेलोसिटी देखें, जहाँ पार्टिकल सबसे ज़्यादा उसकी वेलोसिटी बदल रही हो, भले ही आर एक मीन वैल्यू हो, कोई फिक्स वैल्यू ना हो, लेकिन जो चीज़ कंजर्व है हर जगह वो है टोटल चार्ज डेंसिटी। वो क्या है? टोटल चार्ज डेंसिटी। और वो टोटल चार्ज डेंसिटी जो है वो दो पार्टों में है। फील्ड में जो नेगेटिव चार्ज है, फ्री चार्ज डेंसिटी, और वही जो फील्ड आपस में इंटरेक्ट करके कुछ चार्ज को मटेरियल में फिक्स कर देती है। लेकिन टोटल चार्ज डेंसिटी एक्चुअली में कंजर्व है। और यही नहीं, क्योंकि फील्ड से ही सब कुछ प्ले हो रहा है, मास फील्ड के कारण ही मास जन्म ले रहा है या मूव कर रहा है। इसलिए श्रोडिंगर इक्वेशन का जो साई है, जो वेव में हर जगह वेरी कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो फ्री चार्ज डेंसिटी या जो चार्ज डेंसिटी फील्ड में है उसको रिप्रेजेंट करता है, या नेगेटिव मासलेस पार्टिकल से अगर फील्ड को रिप्रेजेंट करें तो हिग्स फील्ड की इंटेंसिटी को वो कहीं ना कहीं श्रोडिंगर इक्वेशन का साई, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को श्रोडिंगर इक्वेशन का साई रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। मैं रीमा जायसवाल का बहुत बहुत आभार। मैं हूँ मनीष जायसवाल, और पिछले एपिसोड के साथ इसको आप देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, जितना भी हम चीज़ों को इंटरप्रीट कर पा रहे हैं। थैंक यू सर।